Good morning, students. Myself Deepak Verma, Assistant Professor, Government College निम्बाहेड़ा। तो अब तक अपन ने वीडियो में देखा कि प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन क्या होता है, उसका एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखा था। प्रैक्टिकल कंसेप्ट के लिए पहले एंट्रीज पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल लेंगे। तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बस ये सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में रखनी होती है कि जब हम शेयर इशू करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, क्योंकि हम कैपिटल का अरेंज करते हैं उसे। कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास कहाँ से हम उसे कैपिटल बस्टिंग करेंगे, तो उसी का एक पार्ट होता है वो कि पैसा कहाँ से हम अरेंज करेंगे वो हमारे लिए। जबकि यहाँ पर हमने जो पैसा अरेंज किया था उसको हम पैसा चुकाएंगे। तो अब क्या है, एक इसमें एक टर्म होती है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स, वैसे बता देता, लेकिन एक बार अपन और देखेंगे इसे थोड़ा सा। व्हाट इज द मीन ऑफ द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स? इफ द प्रेफरेंस शेयर्स आर द रिडीम्ड आउट ऑफ द accumulated profits, it will be necessary to the transfer to the amount of equal to the amount repaid on the redemption of capital redemption reserves account. If the company issues any fresh shares of the redemptions purchase, the transfers of amounts will be the difference between the nominal value of the shares redeemed and the nominal value of the shares issued. Amounts transferred to capital redemption reserves: nominal face value of shares redeemed नॉमिनल माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इश्यूड्स। तो इसको भी बताऊंगा, ये थोड़ा सा एक बार रीडिंग कर लेते हैं। द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। तो इसका यूज भी बता दिया हमारे को कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का जो यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर को इशू करने के लिए ही हम कर सकते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्रिएशन ऑफ द कैपिटल रिडेम्पशन अकाउंट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स एंड बी मेंटेन द वर्किंग कैपिटल। तो दोनों चीज़ें इसके लिए कि इंटरेस्ट, क्योंकि आपने पैसा चुका दिया तो फिर तो इसका जो मेन है वो प्रोटेक्ट करने के लिए होता है कि भाई क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर देगा और वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट, सारी चीज़ें इनके लिए रिक्वायरमेंट के लिए होता है। द रिडेम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स इन्वॉल्व्स repayment of the capital before the paying creditors of the companies. It may be affect the interest of the creditors. Yes, in addition to that, the working capital of the company will be depleted as a result of outflow of cash flow due to redemption. The amount is capitalized by the creating the capital redemptions reserve account, as in the result of the amount will not be available for the distribution of the dividend. It helps to protect the interest of the creditors and on the other hand in the replenishes working capital. तो ये क्या कह रहा है कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स क्या है? एक ऐसा अकाउंट है कि जब मतलब आपको पिछली बार मेथड बताए थे कि आउट ऑफ प्रॉफिट्स में से करते हैं और एक दूसरा अपन हम नए शेयर के इशू करने से करते हैं। तो कहता है जब हम आउट ऑफ प्रॉफिट्स में से करते हैं तो हमारे को जितने अमाउंट के कैपिटल अमाउंट के कि जितनी कैपिटल हम रिडीम कर रहे हैं उतना अमाउंट हमारे को ट्रांसफर करना पड़ेगा एक अकाउंट के अंदर, जिसे हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कहेंगे। ये उसी केस में होगा जब आउट ऑफ प्रॉफिट करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, अदर नहीं तो उसके लिए आपको नए शेयर इशू करने पड़ेंगे अगर आप वाशली करते, या तो ऐसा नहीं करते तो आप नए शेयर से कीजिए। तो दूसरी चीज़ में ये कि कितना पैसा ट्रांसफर करें कि जितना अपन हम उसमें कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में प्रॉफिट अरेंज कर रहे हैं। तो ये था। दूसरा ये कह रहा है कि शेयर कितने रिडीम होंगे कि जितना हमने कैपिटल रिडेम्पशन ट्रांसफर किया उतने ही कैपिटल के होंगे। तीसरा हमारे पास एक बात ये भी आती है कि जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है इसका यूज क्या होगा, इसका शेयर फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू के लिए यूज में कर सकेंगे। अब ये कह रहा है कि ऐसा क्यों करते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर के लिए? उसका एक रीजन ये होता है कि जब हम कंपनी जब वाइंड अप होती है तो सबसे पहले पैसा चुकाया जाता है, तो जो उसकी ऑर्डर होता है कि सबसे पहले जो सिक्योर्ड लोन है उनका चुकाया जाएगा, फिर अनसिक्योर्ड लोन है उनको चुकाया जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें जाती है। मतलब सबसे पहले जो फाइनल पेमेंट जो होना है, जिनके बगैर कंपनी का जो डिसोल्यूशंस या मैं कह दूँ वाइंड अप नहीं हो सकता, तो वो खर्चे होते हैं। उसके बाद सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, फिर अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, उसके बाद कैपिटल का नंबर आता है। तो कैपिटल करते करते तो बहुत देर होती है। उसमें पहले प्रेफरेंस शेयर्स को देंगे, फिर कैपिटल इक्विटी शेयर का होगा और फिर प्रॉफिट बचता है तो फिर वो इक्विटी शेयर में बांटा जाता है। तो ऐसी चीज़ थी। तो फिलहाल वो कंपनी वाइंड अप में नहीं है, तो मैं बता दूँ तो यहाँ पर क्या होगा, अगर कंपनी रिडेम्पशन को पेड कर दिया, रिडेम्पशन शेयर होल्डर को पैसा पेड कर दिया, तो वर्किंग कैपिटल तो वही, कैश आउटफ्लो के कारण पैसा कम तो हुआ ही। दूसरा जो क्रेडिटर थे स्पेशली अनसिक्योर्ड्स, क्योंकि सिक्योर्ड्स के पास तो कोई ना कोई चीज़ मॉर्गेज भी होगी, तो वो तो असुरक्षित हो गए।
इसलिए उतने रुपए का हमारे को एक फंड में ट्रांसफ़र करना पड़ता है जो हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड्स के होते हैं। इसलिए ये बनाने का एक पर्पज़ है कि जो क्रेडिटर्स है उनके जो इंटरेस्ट है वो सुरक्षित रह सके। एक तो ये बात आई। दूसरी बात हमारे को ये कह रहा है कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स उतने ही पैसे का बनेगा जितने पैसे हमारे पास, जितने के हम शेयर कैपिटल रिडीम करेंगे। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूँ एक कंपनी के पास 1,00,000 रुपये के शेयर है, अब वो कहता है कि नहीं हम तो 1,20,000 रुपये 1,20,000 रुपये इसको चुकाएंगे रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम। तो 20,000 रुपये का अरेंज है वही प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। उसका अरेंज मैं पिछली बार बताया था, वापस बता रहा हूँ कि पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम तो वहाँ से करेंगे, अदरवाइज फिर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड्स प्रॉफिट में से या जनरल जिसमें जहाँ से भी करेंगे वो करेंगे। लेकिन हाँ कैपिटल में पैसा उतना ही पैसा ट्रांसफर होगा जितना 1,00,000 रुपये के शेयर है तो 1,00,000 रुपये ही होंगे। हाँ नए शेयर अगर हमने 1,00,000 रुपये के इश्यू कर दिए, ध्यान रखना 1,00,000 रुपये के इश्यू कर दिए हमने, तो फिर हमारे पास वो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व उतने रुपये का 1,00,000 के तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। मान लो 20,000 के नए शेयर इशू कर दिए तो 80,000 रुपये के लिए आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कई बार क्या आता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसके अंदर प्रॉफिट भी अवेलेबल है, कैपिटल रिडेम्पशन में हम पैसा ट्रांसफर कर देंगे और कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट में से करेगी तो सारी टर्म पूरी जाएगी, लेकिन पैसा कैश नहीं है अपने पास। तो उस पोजीशन के लिए आपको दो चीज़ें होगी, या तो आपने कहीं से पैसा उधार लिया होगा, अदरवाइज नए शेयर इशू कीजिए। तो उस समय आता है, प्रैक्टिकल आएगा जब उसको ज़्यादा लेंगे, फिलहाल इसमें डीप में नहीं जा रहे। आप देखिए एक अकाउंटिंग एंट्रीज देख लीजिए एक बार मोटे मोटे तौर पे। इशू करने की वैसे आपको पता है, लेकिन इशू करने का जो यहाँ मैं फाइनल टर्म बता रहा हूँ वैसे होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अगर लमसम मेथड है तो, अदरवाइज इंस्टॉलमेंट है तो अपन पढ़ चुके बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ शेयर कौन से होंगे, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के जब कोई भी पैसा होता तो सिचुएशन फाइनल ये बैठती है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अभी प्रेफरेंस शेयर की तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो देखिए द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड बाय ए प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि कैपिटल रिडेम्पशन में ट्रांसफर कीजिए, वो तो है ही, जब आउट ऑफ प्रॉफिट से कह रहा है, आउट ऑफ प्रॉफिट से नहीं कर रहा तो नए शेयर इश्यू करेंगे। अब नए शेयर कौन से इश्यू करें, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि नए शेयर इशू करने, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करने के लिए जो नए शेयर इशू होंगे वो इक्विटी शेयर होंगे या प्रेफरेंस शेयर होंगे। शेयर मतलब शेयर, नए शेयर आप चाहे प्रेफरेंस शेयर करो या इक्विटी शेयर करो, दोनों ही इसके लिए शर्त पूरी कर देंगे। द कैपिटलाइजेशन ऑफ द अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट्स, द क्रिएटिंग कैपिटल, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, या फिर और तीसरा कह रहा है ए कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ कॉम्बिनेशन का मतलब भाई तरीके तो दो ही है, या तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स या नए शेयर के इशू करके। एक कह रहे हैं कॉम्बिनेशन करके कि दोनों स्थिति है कि कुछ का तो हमने नए शेयर इशू कर दिया और जो बचा जो पार्ट उसके लिए हमने कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बना दिया। तो लेट अस सी द अकाउंटिंग एंट्रीज रिक्वायर्ड ऑफ द रिडेम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। नंबर 1, व्हेन न्यू शेयर्स आर इशूड एट पर। अब नए शेयर देखना, नोट कर लेना, नए शेयर इशूड एट पर, न्यू शेयर एट इशूड एट। तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर जो भी होंगे नए शेयर। अब ये करेंगे, एक सपोज करो एक कंपनी के पास 1,00,000 रुपये के शेयर थे, अब नए शेयर इशू कितने के किए, 1,00,000 के कर दिए, एट पर पे किए तो 1,00,000 रुपये के शेयर हो गए। तो मतलब अब आपको कोई भी पैसा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कि नए शेयर मैंने 1,20,000 के किए, बहुत अच्छी बात है, हमें तो 1,00,000 ही चाहिए और आपने 1,20,000 कर दिया, बहुत अच्छी बात है। कहता है नए शेयर हमने 80,000 रुपये के इशू किए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 80,000 रुपये का तो हमारे पास शेयर रिडेम्पशन कर रहे हो कितने के, 1,00,000 के। माना 1,00,000 रुपये की कंपनी शेयर इशू कर रही है, रिडेम्पशन कर रही है, उसके लिए हमने नए शेयर 80,000 के किए, तो अब बचे कितना, 20,000, उसके लिए आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना होगा। अब एक नीचे एक टर्म देखिए, व्हेन शेयर इशूड एट प्रीमियम, तो बैंक अकाउंट डेबिट जितना पैसा प्राप्त हुआ, टू शेयर कैपिटल अकाउंट जितना पार्ट कैपिटल का था, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि अब आप ये बताइए कि कितना कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है। जैसे मान लो XYZ कंपनी वांट्स रिडीम्ड 1,00,000 रुपीज प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड। XYZ कंपनी 1,00,000 रुपए के कैपिटल के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाहती है। मैं कहता हूँ ऐट पर ही कर रही है, 1,00,000 रुपये भी रिडीम कर रही है, मान लेते हैं। तो ये कह रहा है कि नए शेयर हमने इशू किए, तो पहली स्थिति में मैं कह रहा था आपको, जब ऊपर वाली थी जब विदाउट प्रीमियम होता है तो 80,000 नए शेयर 80,000 रुपये के इशू किए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपये 80,000 रुपये। कंपनी नए शेयर कंपनी शेयर को रिडीम कितने कर रही थी, 1,00,000 रुपये के। अब कंपनी जो अपने पास है नए शेयर कितनी इशू किए कंपनी ने, वो कहता है कि नहीं 80,000 के किए। तो
कंपनी को अरेंज कितना करना था, 1 लाख रुपए कैपिटल, तो 20,000 रुपये तो हमने कहाँ से अरेंज नहीं करना। अब आपको जो पैसा है प्रॉफिट में कहाँ से ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 20,000 का बनाओगे। दूसरी स्थिति कह रहा है आपको कि प्रीमियम क्या, अब शेयर वही है कि XYZ लिमिटेड कंपनी इश्यूड न्यू शेयर्स ₹80,000 एट 20,000 रुपीज़ प्रीमियम। सुनना, एक कंपनी को 1 लाख रुपए के शेयर रिडीम करने हैं, बिल्कुल सही है। कौन से प्रेफरेंस शेयर, कह रहा है कंपनी नए 80,000 रुपए के शेयर 20,000 रुपए प्रीमियम पे इश्यू कर रही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, पूरे 1 लाख है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपए, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो नोट ध्यान रखना, पैसा तो 1 लाख आ गया, लेकिन शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर हुआ, 80,000। प्रीमियम का पार्ट हम इसके लिए यूज नहीं करेंगे। मतलब सीधी सी बात है कि आपको 80,000 रुपये के ही नए शेयर उसके लिए पर्पज से माने गए हैं कि रिडेम्पशन के लिए, बाकी 20,000 का आपको अरेंजमेंट करना ही है। प्रैक्टिकल में मैं आपको और समझा दूंगा। डिस्काउंट वाला मैटर इसलिए नहीं बोलूंगा, इसको कोई मतलब नहीं, डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होते, इसलिए नए शेयर डिस्काउंट पे नहीं होंगे। तो तीसरी एंट्री किसी काम की नहीं है। एक होता है कन्वर्जन ऑफ द पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुल्ली पेड शेयर्स। अब ये क्या कह रहा है कि एक सिचुएशन मैंने बताई थी पिछले वीडियो में आपको कि शेयर वो ही रिडीम्ड हो सकते हैं जो फुल्ली पेड है। मान लो अगर पुराने प्रेफरेंस शेयर्स मेरे पास अगर फुल्ली पेड नहीं है तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट जो भी बकाया है टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट पर, अभी कह रहा है अगर प्रीमियम एट पर पे होते हैं तो बड़ी बहुत ज़्यादा है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस नाम है उनका, है वही प्रेफरेंस शेयर्स, लिखा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं लिखा है तो भी वही है। तो जो भी आपको देखा है 10%, 8%, 9%, 12%, जो भी इसका नाम है, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट उसकी टोटल कैपिटल अकाउंट से टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर अकाउंट जो उसकी कैपिटल से है। मतलब अगर 1 लाख रुपए की कंपनी शेयर ऐड पर मतलब 1 लाख पे रिडीम कर रही है तो प्रेफरेंस शेयर्स मतलब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 1 लाख रुपीज। ये कह रहा है कि नए शेयर प्रीमियम पर रिडीम करेगी। XYZ कंपनी रिडीम्स 1 लाख रुपीज प्रेफरेंस शेयर्स एट 10% प्रीमियम। इसका मतलब XYZ कंपनी रिडीम कर रही है कौन से, 1 लाख रुपए के शेयर 10% प्रीमियम, मतलब 1,10,000 चुकाने उसको। तो देखो जैसे सिक्योरिटीज में क्रेडिट होती थी कैपिटल का पैसा उतना ही होता था, कैपिटल अभी इतनी रहेगी, 1 लाख रुपए के शेयर 1 लाख के ही होंगे, तो कैपिटल तो उतना से डेबिट होता है। देखिए आप दूसरी स्थिति के अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज मतलब जो भी इसकी फेस वैल्यू है। प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट प्रीमियम की राशि से और टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट टोटल दोनों की राशि से मतलब 1,20,000। एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम और रिडेम्पशन, प्रीमियम का एडजस्टमेंट क्या दो या अरेंज कर दो। जब मैंने आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूज बताया था तो मैंने बताया था कि एडजस्टमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ द प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बोथ, कि मतलब जो शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है उसका पैसा हम उसको हम कहाँ यूज करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम को। सिक्योरिटी का एक यूज ये भी है कि अरेंज करने के लिए क्या चीज़, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में जब पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा, तो दोनों चीज़ें थी तो वो हम पैसा अरेंज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ होगा अपने पास सबसे पहले सिक्योरिटीज, ऊपर सिक्योरिटीज में लिखना चाहिए, अगर सिक्योरिटीज में तो पहले उसी का यूज करेंगे, नहीं कम पड़ता तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस का यूज करेंगे। तो यहाँ दोनों का कंबाइंड दीजिए जैसे भी स्थिति होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। एक कह रहा है अरेंजमेंट करेंगे किसका, कैपिटल रिडेम्पशन जिसका, अगर आउट ऑफ प्रॉफिट क्या है, नए शेयर इशू नहीं किए तो जनरल जस्ट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड एनी प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये कह रहा है एक्सपेंसेज ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, अगर इश्यू एक्सपेंसेज करने में खर्च हुआ तो वही, कोई भी खर्चा करने में एंट्री क्या होती है, एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट बैंक टू बैंक, तो वही होगा। यहाँ पे खर्चे का नाम क्या है, एक्सपेंसेज ऑन इश्यू ऑफ शेयर, तो एंट्री होगी एक्सपेंसेज ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। व्हेन पेमेंट आर मेड इनटू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा चुकाएंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि अगर कैपिटल रिडेम्पशन जैसे भी हमने बोनस शेयर इशू कर दी है तो कैपिटल रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इन सब का यूज कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का यूज तो बोनस शेयर पे होगा। बोनस शेयर क्वेश्चन में कहा जाए तो ही करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो यहाँ होगा टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट जितने के हम कर रहे हैं। उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट का करेंगे तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, या नए प्रेफरेंस शेयर्स अगर बोनस में गए तो टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये चीज़ें अपने पास थी, प्रैक्टिकल में हम बाद में लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एग्जाम्स चल रहे हैं तो एग्जाम्स के बाद जैसे ही अपने पास रहेगा तो रनिंग में वापस आपके पास वीडियो अवेलेबल होंगे,
तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मानता हूँ थोड़ा एंट्री के लिए थ्योरेटिकल टर्म ज़्यादा थी, लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, बुक्स में पढ़िए तो उसको जरूर समझ आएगा। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए है ही सॉल्यूशन, कभी भी है, आप कभी भी पूछ सकते हैं, कैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से करना होगा। थैंक यू वेरी मच।